हाँ जी बच्चों, जो ख्याति आपने लास्ट टाइम साझेदारी में ख्याति के मूल्यांकन की विधियाँ पढ़ी थी, उसके बाद इस साझेदारी वाले जो पाठ्यक्रम हमारा चल रहा है, इसमें हमारा आएगा त्याग अनुपात, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। त्याग अनुपात क्या होता है? जब कोई फर्म अपने फर्म में कोई नया साझेदार लेती है, तो उस साझेदार को जब अपने फर्म में एडमिट करती है, प्रवेश दिलाती है, उसका एडमिशन होता है, तो उसके लिए पुराने साझेदार को जो कुछ अपना हिस्सा समर्पण करना पड़ेगा, उसको दूसरे पक्ष के में थोड़ा अपना हिस्सा देना पड़ेगा, उसे ही त्याग कहते हैं। मान लीजिए कि 4 साझेदार हैं, अगर वो 8 रुपये की इनकम है, वो 2-2 रुपये आपस में डिवाइड करते हैं। परंतु अगर कोई नया साझेदार आ जाता है, तो उसको उन्हें कुछ इनकम तो अभी 8 रुपये ही आ रही है, उस नए पार्टनर को जो पैसे देने हैं वो 1-1 रुपये सब अपने में से निकालेंगे, या कोई 2 1-1 रुपये निकालेगा, तो उसका जो हिस्सा कम हो गया, जो पुराने साझेदार का जो हिस्सा कम हो गया, उसे ही कहते हैं त्याग अनुपात। नए साझेदार के प्रवेश पर पुराने साझेदार द्वारा अपने लाभ के भाग का जिस अनुपात में नए साझेदार के पक्ष में समर्पण किया जाता है, उसे ही त्याग अनुपात कहा जाता है। त्याग अनुपात की गणना के लिए निम्नलिखित सूत्र का प्रयोग किया जाता है। पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात, मतलब जो पुराना इनका रेशियो होगा उसमें से हम नया रेशियो माइनस कर देंगे, जो साझेदारों का पुराना माइनस नया होगा। यहाँ ध्यान रखने योग्य बात यह है कि त्याग अनुपात तभी बनता है जबकि कम से कम 2 साझेदार नए साझेदार के पक्ष में अपना कुछ भाग त्याग करते हैं। नए साझेदार द्वारा प्रवेश के समय लाई जाने वाली ख्याति की राशि पुराने साझेदारों के मध्य उनके त्याग अनुपात में ही वितरित की जाती है। जो मैंने आपको बताई थी कि जब कोई नया पार्टनर आएगा, तो जैसी फर्म की स्थिति होगी उस हिसाब से ख्याति का मूल्यांकन किया जाएगा, और वो ख्याति की जो राशि लाएगा वो पुराने साझेदारों में बांटी जाएगी। तो किस अनुपात में बांटी जाएगी? त्याग अनुपात में। वो त्याग अनुपात में ही वितरित की जाएगी, और जो त्याग अनुपात की राशि होगी वो कम से कम 2 साझेदार होंगे तो ही वो तीसरे पक्ष को अपना कुछ हिस्सा त्याग करके देंगे। संपत्तियों और दायित्वों का पुनः मूल्यांकन, ये स्टेप बाय स्टेप है, जो कि आपको जब आप साझेदारी के प्रवेश के न्यूमेरिकल्स करोगे, आंकिक प्रश्न, तो ये सारी चीज़ें आपको करनी होगी। उसमें आपको गुडविल भी निकालनी होगी, जैसे कि जिसे ख्याति कहते हैं, त्याग अनुपात की भी आवश्यकता पड़ेगी, और उसके बाद हम बनाएंगे रिवोल्यूशन अकाउंट, जिसको बोलते हैं पूर्ण मूल्यांकन खाता। किसी भी साझेदारी के जब न्यूमेरिकल आप स्टार्ट करोगे, तो जब कोई साझेदारी फर्म में कोई नया साझेदार आता है, उस समय पुरानी संपत्ति और दायित्वों का पुनः मूल्यांकन किया जाता है कि कौन सी संपत्ति घट गई है और कौन सी संपत्ति बढ़ गई है। इसके लिए जिस खाते को तैयार किया जाता है उसे बोलते हैं पूर्ण मूल्यांकन खाता। क्या बोलते हैं? पूर्ण मूल्यांकन खाता। जब एक नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है, तो यह जानना अत्यंत आवश्यक होता है कि फर्म की वास्तविक वित्तीय स्थिति कैसी है, मतलब फर्म की कंडीशन क्या है, वो प्रॉफिट में है कि लॉस में है, वो कैसा काम कर रही है, ताकि भविष्य में साझेदारों के मध्य किसी प्रकार का मतभेद उत्पन्न ना हो। नए साझेदार के प्रवेश पर फर्म के आर्थिक चिट्ठे में प्रदर्शित संपत्तियों और दायित्वों का वर्तमान मूल्य अधिक है या कम हो सकता है। मतलब जो फर्म की संपत्तियां हैं, मान लीजिए कोई संपत्ति है, कोई गाड़ी है, ट्रक है, वो ट्रक है 20 लाख की, और उसका अगर 20 लाख ही मूल्य लगाया जाएगा तो वो गलत होगी, क्योंकि उस पर डेप्रिसिएशन लग के, क्या पता जब कोई नया पार्टनर आ रहा है फर्म में, वो डेप्रिसिएशन हो गया, वो 5 लाख की संपत्ति रह गई हो, तो वो तो नुकसान में हो जाएगा। इसीलिए जब कोई भी नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है, तो सभी संपत्तियों एवं दायित्वों का पुनः मूल्यांकन किया जाता है, और इसे ही पूर्ण मूल्यांकन खाता कहते हैं। अच्छा, इसलिए प्रवेश के समय संपत्तियों और पूर्ण मूल्यांकन दायित्वों का भी पुनः निर्धारण किया जाता है, ताकि इन्हें पुस्तकों में सही मूल्य पर लाया जा सके। इस उद्देश्य से फर्म की पुस्तकों में पूर्ण मूल्यांकन खाता बनाया जाता है। जब कोई साझेदार फर्म में प्रवेश करता है, तो 3 प्रकार के मुख्य खाते बनाए जाते हैं: पूर्ण मूल्यांकन खाता, साझेदारी का पूंजी खाता एवं आर्थिक चिट्ठा और रोकड़ खाता।
पूर्ण मूल्यांकन करते समय संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि फर्म के लिए लाभ होती है और कमी हानि होती है। अगर किसी भी संपत्ति में वृद्धि हो गई है तो वो फर्म के लिए क्या होगी, लाभ ही होगी, और अगर संपत्तियों में किसी प्रकार की कमी हो गई है तो वो हानि है। जबकि दायित्वों के मूल्य में वृद्धि हानि और कमी लाभ होती है। सभी संपत्तियों दायित्वों पर होने वाली हानि को पूर्ण मूल्यांकन खाते में डेबिट पक्ष में और लाभ को क्रेडिट पक्ष में लिखकर शुद्ध परिणाम ज्ञात किया जाता है कि कौन सी संपत्ति घट गई है और कौन सी संपत्ति बढ़ गई है, अथवा कौन सा दायित्व बढ़ गया है और कौन सा दायित्व कम हो गया है। इसका लेखा करके उसका शुद्ध परिणाम निकाला जाता है। यदि पूर्ण मूल्यांकन खाता क्रेडिट शेष दिखा रहा है तो लाभ होगा, और यदि ये डेबिट शेष दिखाता है तो हानि होगी। इस प्रकार पूर्ण मूल्यांकन खाता तैयार किया जाता है। पूर्ण मूल्यांकन पर लाभ या हानि जैसी भी स्थिति हो को पुराने साझेदारों के कैपिटल अकाउंट, जो पूंजी खाते होते हैं, उसमें पुराने लाभ विभाजन अनुपात में हस्तांतरित कर दिया जाता है। जो भी उनका पुराना होता है, त्याग अनुपात नहीं, जो पुराना लाभ विभाजन अनुपात होता है उसमें पुराने साझेदारों को यह राशि दे दी जाती है, उसको ट्रांसफर कर दी जाती है कैपिटल अकाउंट में। थैंक यू।